हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डिजिट्स। माय नेम इज़ साइकत। आज मैं आप लोगों के साथ यूसीबी आर्टिकल 3 पे डिस्कस करूँगा। यूसीबी आर्टिकल 3 इज़ अबाउट इंटरप्रिटेशंस। तो फर्स्ट पॉइंट है फॉर द पर्पस ऑफ दीज रूल्स। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे जो मैं ये येलो हाईलाइट किया हुआ है, जैसे कि ये सारा चीज़ आपका यूसीबी आर्टिकल क्लॉज में है, और बाकी जो एग्जाम्पल जो सब दिया हुआ है ये आप लोगों को समझाने के लिए दिया है, ये आर्टिकल पे नहीं है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइए। ओनली जो हाईलाइटेड पोर्शन है दैट इज़ देयर इन द आर्टिकल। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है वेर एवर एप्लीकेबल वर्ड्स इन सिंगुलर इंक्लूड द प्लूरल एंड इन द प्लूरल इंक्लूड द सिंगुलर। इसका मतलब क्या है? जो मान लीजिए कहीं एलसी में लिखा है जो ये 500 क्वांटिटी ऑफ मोबाइल गुड डिस्क्रिप्शन में, और जो आपके पास जब डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया वहाँ पे डॉक्यूमेंट में आया है, इनवॉइस पे आया है 500 क्वांटिटी मोबाइल्स। एस एडिशन है, ये जो एस है ये एस एडिशन है। या फिर बीएल में भी आप मान लीजिए ये एडिशन है मोबाइल्स। या फिर और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 50 टन ऑफ बनाना लिखा है इनवॉइस एलसी पे, बट आपका इनवॉइस पे लिखा है 50 टन्स ऑफ बनानाज, तो वो डिस्क्रिपेंट नहीं होगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज क्लीन प्रेजेंटेशन। या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपका एलसी में प्लूरल फॉर्म में दिया है, इनवॉइस में सिंगुलर फॉर्म में आया है, तो हमको दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ए क्रेडिट इज इर्रेवोकेबल इवन इफ देयर इज नो इंडिकेशन टू दैट इफेक्ट। हाँ, इसमें क्या है कि इट हैज़ टू बी क्रेडिट हैज़ टू बी इशूड सब्जेक्ट टू यूसीबी 600 और लेटेस्ट वर्जन ऑफ यूसीपी। तो ये चीज़ इर्रेवोकेबल का मतलब क्या है कि आपका वंस इट इज़ इशूड, मैंने लास्ट आर्टिकल 2 पे भी ये डिस्कस किया था, ये बताया था, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं कि वंस इट इज़ इशूड इट कैनॉट बी अमेंडेड और कैंसल्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज इन्वॉल्व इन द एलसी। तो ये एलसी आपका इर्रेवोकेबल है इवन इफ देयर इज नो इंडिकेशन इन दैट इफेक्ट। तो एलसी में ये चीज़ लिखा होना पड़ेगा कि इधर मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए यूसीपी 600 इट इज़ सब्जेक्ट टू इशूड, और यूसीपी लेटेस्ट वर्जन, और यूसीपी लेटेस्ट वर्जन, और यूसीपी यूआरएल लेटेस्ट वर्जन, तभी दैट विल बी ट्रीटेड एज इर्रेवोकेबल। नेक्स्ट पॉइंट है ए डॉक्यूमेंट मे बी साइंड बाई हैंड राइटिंग, facsimile signature, perforated signature, stamp, symbol और any other mechanical और electronic method of authentication। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आपके पास मान लीजिए एलसी में क्लॉज्ड है, एक क्लॉज है कि साइंड इनवॉइस हैज़ टू बी प्रेजेंटेड। जब डॉक्यूमेंट प्रेजेंट आया, आप देख रहे हैं कि उसमें एक स्टैम्प लगा हुआ है सिग्नेचर की जगह, और कोई पेन से सिग्नेचर नहीं है, तो ऐसा ये सिग्नेचर का मतलब है कि वो इट हैज़ टू बी हैंड रिटन, ऐसा नहीं है। सिग्नेचर इज़ अलाउड के परफोरेटेड सिग्नेचर भी हो सकता है, स्टैम्प से भी सिग्नेचर कर सकता है, या फिर और कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो आजकल बहुत चलता है वो भी कर सकता है। तो ये अंडर यूसीपी 600 ये सारा चीज़ अलाउड है। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे ये सिग्नेचर्स होता है। हाँ, ये फेसिमाइल सिग्नेचर का डेफिनेशन एक बार देख लीजिए। हाँ, ये चीज़ लेकिन आपका यूसीपी 600 पे नहीं है, ये जस्ट एग्जांपल जो डेफिनेशन लिखा है मैंने, ये आपको समझने के लिए खाली गूगल से मैं कॉपी करके ये लिखा है ये चीज़। ठीक है, ये आप कंफ्यूज मत होइए कि फेसिमाइल सिग्नेचर is a reproduction of your manual signature that can be saved electronically or by engraving, imprinting और stamping। जैसे आप बहुत सारा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे आप देखेंगे कभी कभी कोई बॉल के ऊपर जो आप बॉल खरीद रहे हैं उसके ऊपर कुछ प्री प्रिंटेड सिग्नेचर दिया हुआ है,
या फिर कोई बैट के पीछे कभी कभी सिग्नेचर किया हुआ बैट खरीदने को मिलता है, या फिर पेन हो जाता है बहुत सारा। सो दैट इज़ एक्चुअली कोई भी मैकेनिकल वे में वो आपका जो ओरिजिनल सिग्नेचर को वहाँ पे इम्प्रिंट करता है, तो वो हो गया फेसिमाइल सिग्नेचर। नेक्स्ट इज परफोरेटेड सिग्नेचर। परफोरेटेड का क्या मतलब है? हैविंग ए होल्स और होल्स, स्पेशली रो ऑफ स्मॉल होल्स, मतलब जो सिग्नेचर के स्पेस में बहुत सारा होल्स पे जगह होल्स दे के कुछ लिखा रहेगा, या फिर वैसे टाइप का जैसे इमेज में दिखाया, ये ऐसा टाइप का कुछ रहेगा, तो दैट इज़ कॉल्ड अ परफोरेटेड सिग्नेचर। तो ये सिग्नेचर ऐसे कोई डॉक्यूमेंट में आएगा, हम जनरली देखते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन या फिर बीएल में, ये सारा ऐसा टाइप का सिग्नेचर बहुत होता है, तो ऐसा भी अलाउड है अंडर यूसीपी। देन इज स्टैम्प सिग्नेचर। स्टैम्प सिग्नेचर क्या है कि एक स्टैम्प मारेगा डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो वो साइन जो है विथ इंक इट विल बी प्रिंटेड ऑन द डॉक्यूमेंट। सो ये आप स्टैम्प देख के आपको समझ में आ जाएगा, जो ये सिग्नेचर देखिए, ये स्टैम्प मारने से ही ये सिग्नेचर डॉक्यूमेंट में ऐसा दिखेगा, ऐसा टाइप। तो दैट इज़ अ स्टैम्प सिग्नेचर। या फिर सिंबल भी हो सकता है, इनवॉइस या बीएल या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट में जहाँ पे भी साइन डॉक्यूमेंट मांगा है, ऐसा एक सिंबल आ गया, तो दैट इज़ ऑल्सो अलाउड। या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है, ये तो आप लोग रिलेट कर पाएंगे कि आप लोगों का जो फॉर्म 16 आता है वो दैट इज़ डिजिटली साइन, वहाँ पे ये ऐसा नीचे ऐसा टाइप का क्लॉज रहता है, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट है अ रिक्वायरमेंट फॉर अ डॉक्यूमेंट टू बी लीगलाइज्ड, विजिट, सर्टिफाइड और सिमिलर विल बी satisfied by any signature, mark, stamp or label on the document which appears to satisfy the requirement। ये चीज़ ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं रेड पे हाईलाइट किया हूँ। जो जब भी आपका एलसी में कुछ पॉइंट्स मांगा है कि इनवॉइस टू बी लीगलाइज और लीगलाइज इनवॉइस टू बी प्रेजेंटेड, ठीक है, या फिर सर्टिफाइड इनवॉइस टू बी, तो डॉक्यूमेंट से हमको पता चलना चाहिए कि समझ में आना चाहिए कि ये जो सिग्नेचर है ये लीगलाइज किया हुआ है, कि कुछ लिखा रहेगा कि लीगलाइज्ड बाय दिस, या फिर पेन से, या फिर स्टैम्प रहेगा। तो मतलब जो भी स्क्रूटिनाइजर है उसको समझ में आना चाहिए कि एक्सेप्ट जो इश्यूअर कोई और थर्ड पार्टी जो लीगलाइज किया है डॉक्यूमेंट पे। कुछ एग्जांपल्स है जो कैसे जनरली रहता है लीगलाइज का स्टैम्प्स, ये आप देख लीजिए, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे लिखा है सिम्स फॉर लीगलाइजेशन द सिग्नेचर ऑफ, फिर यहाँ पे साइन रहेगा, डेट रहेगा। ठीक है, ये एग्जांपल है, ऐसा ही होगा, ऐसा कोई ये नहीं, डिफरेंट तरह से का भी हो सकता है, बट स्क्रूटिनाइजर को पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि ये लीगलाइज हुआ है कुछ वर्डिंग से या फिर कुछ स्टैम्प से कुछ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रांचेस ऑफ अ बैंक इन डिफरेंट कंट्रीज आर कंसिडर्ड टू बी सेपरेट बैंक्स। एग्जाम्पल दिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा यूएस टू बी ट्रीटेड एज डिफरेंट बैंक्स, क्योंकि वो डिफरेंट कंट्री में है। ऐसा हम लोग नहीं कंफ्यूज, आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि बैंक ऑफ बड़ौदा है तो वो सेम ब्रांच ही हो गया, क्योंकि कंट्री डिफरेंट है तो इट विल बी ट्रीटेड एज डिफरेंट बैंक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका टर्म्स सच एज फर्स्ट क्लास, वेल नोन, क्वालिफाइड, इंडिपेंडेंट, ऑफिशियल, कॉम्पिटेंट और लोकल यूज टू डिस्क्राइब द इश्यूअर ऑफ द डॉक्यूमेंट, issuer of a document allow any issuer except the beneficiary to issue the document। मतलब ये वर्डिंग्स अगर है क्लॉज में कि जैसे एग्जांपल दिया हूँ, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट टू बी इशूड बाय, यहाँ पे वेल नोन कंपनी, इसका मतलब है कौन इशू करेगा? एक्सेप्ट बेनिफिशियरी कोई भी इशू कर सकता है, क्योंकि हमको जो स्क्रूटिनाइजर है उसको नहीं पता वेल नोन कैसे डिफाइन करेगा, या फिर फर्स्ट क्लास, या फिर क्वालिफाइड, मतलब किस बेसिस पे वो जजमेंट करेगा। तो इसीलिए ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि एक्सेप्ट बेनिफिशियरी एनीवन कैन इशू।
अगर ये सारा वर्डिंग्स है, ये कई लिखा है मान लीजिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कैन बी इशूड बाय एन इंडिपेंडेंट सर्वेयर, इसका मतलब है एक्सेप्ट बेनिफिशियरी एनीवन कैन, एनी थर्ड पार्टी कैन इशू द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है अनलेस रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट वर्ड्स सच एज प्रॉम्प्ट, इमीडिएटली और एज सुन एज विल बी as soon as possible will be disregarded, ये पॉइंट देखिए will be disregarded। तो ये सारा अगर क्लॉज पे, एलसी का क्लॉज पे कहीं भी लिखा है कि प्रॉम्प्ट, इमीडिएटली और एज सुन एज पॉसिबल, जैसे एग्जांपल दिया हूँ इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट टू बी इशूड इमीडिएटली आफ्टर शिपमेंट। अभी मान लीजिए शिपमेंट हुआ है 1 मई को, तो इमीडिएटली मतलब किस दिन तक, 1 घंटा भी इमीडिएटली हो सकता है, 1 मिनट भी इमीडिएटली हो सकता है, या फिर किसी के लिए 2 दिन भी इमीडिएटली हो सकता है। तो इसका तो कुछ डिफाइंड, कहीं भी डिफाइन नहीं है जो इमीडिएटली का मतलब क्या है। तो या फिर प्रॉम्प्ट या फिर एज सुन एज पॉसिबल, ऐसा दिस टाइप ऑफ वर्ड ऐसा ही होगा कि ये तीनों वर्ड होगा, ऐसा नहीं है। दिस टाइप ऑफ एनी, मतलब ऐसा मीनिंग का कोई भी वर्ड अगर यूज हो रहा है तो वो डिसरिगार्ड किया जाएगा। Next point is the expression on or about or similar will be interpreted as a stipulation that an event is to occur during a period of 5 calendar days before until 5 calendar days after the specified date, both start and end date included। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हूँ, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट टू बी डेटेड ऑन और अबाउट 10 जून। इसका मतलब क्या है, हम 5 दिन आगे 10 जून से और 5 दिन पीछे। अब 10 जून को एक्सक्लूड करके हम कैलकुलेट करेंगे, जब 5 दिन आगे पीछे कैलकुलेट करेंगे तो कैसे है, 10 जून को एक्सक्लूड करके 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, 5 दिन पीछे वो हो गया, और 5 दिन आगे 9th, 8th, 7th, 6th, 5th। तो ये इसका मतलब है 5 to 15 जून के अंदर इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट डेट हो सकता है। और इवन इट इज बोथ डेट, जो लास्ट पे जो लिखा है बोथ स्टार्ट एंड एंड डेट इंक्लूडेड, मतलब है 5th का भी हो सकता है या फिर 15 जून का भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 5 दिन का मतलब 10 से पीछे आप जाएंगे कि 6 से होना चाहिए, ऐसा नहीं है। 10 को एक्सक्लूड करके जो 5 दिन आगे बन रहा है फिर 5 दिन पीछे बन रहा है, उतना टाइम पीरियड तक ये डेट हो सकता है। तो ये चीज़, ये वर्ड आप ध्यान रखिए कि ऑन और अबाउट अगर कहीं भी लिखा रहेगा, ऑन और अबाउट, इससे CTCS में बहुत क्वेश्चंस आता है, ठीक है। ये क्लॉज कहीं भी लिखा रहेगा मतलब 5 दिन आगे 5 दिन पीछे। नेक्स्ट है the words to, until, till, from and between when used to determine a period of shipment include the date or dates mentioned, and the words before and after exclude the date mentioned। तो यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट आपको ध्यान देना है, ये पीरियड ऑफ शिपमेंट। जब हम पीरियड ऑफ शिपमेंट डिटरमाइन करेगा आप लोग करेंगे, तब ये वर्ड्स कहीं भी आता है, एलसी में कुछ मेंशनड है। जब पीरियड ऑफ शिपमेंट आपको कैलकुलेशन के टाइम पे ये वर्ड्स कहीं दिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये चारों वर्ड, ये 5 वर्ड है, टू, अनटिल, टिल, फ्रॉम, बिटवीन, इसका मतलब वो जो डेट लिखा है वो इंक्लूड होगा। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा नीचे एग्जांपल देखिए, शिपमेंट टू हैपन बिटवीन 10th to 12th, मतलब 10th को भी शिपमेंट हो सकता है, 11th को तो हो ही सकता है और 12th को भी हो सकता है, बोथ डेट इंक्लूडेड। यहाँ पे एक चीज़ है कि शिपमेंट हम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। या फिर नेक्स्ट है जो लास्ट डेट ऑफ शिपमेंट कई एलसी में मेंशन है कि टिल 12 मई। इसका मतलब ये मत सोचिए कि आपको 11 मई तक शिपमेंट करना है, टिल लिखा है मतलब 12 में भी इंक्लूडेड है। तो ये 5 वर्ड्स जो है, टू, अनटिल, टिल, फ्रॉम, बिटवीन, ये 5 वर्ड अगर है
तो दैट डेट विल बी इंक्लूडेड, उस दिन को भी शिपमेंट हो सकता है। और नेक्स्ट है कि बिफोर एंड आफ्टर अगर मेंशन है तो वो डेट एक्सक्लूड होगा हमेशा। तो ये पॉइंट पे मैं जो एग्जांपल दिया है, लास्ट डेट ऑफ शिपमेंट बिफोर 12 मई, मतलब एलसी में लिखा है कि बिफोर 12 में लास्ट डेट ऑफ शिपमेंट प्लेस में लिखा है, तो उसका मतलब है वो 11 मई तक ही शिपमेंट कर सकता है। कोई ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जो जिसका डेट 12 में होगा तो वो डिस्क्रिपेंट हो जाएगा। ठीक है, सेम गोज विद बिफोर, जब भी बिफोर कुछ डेट है तो वो एक्सक्लूड होगा। नेक्स्ट पॉइंट, द वर्ड्स from and after when used to determine a maturity date exclude the date mentioned। ठीक है, ये अब इस पॉइंट पे ये चीज़ फोकस कीजिए कि मैच्योरिटी डेट जब लिखा है तो एक्सक्लूड होगा। फ्रॉम एंड आफ्टर ये दोनों वर्ड्स रहेगा। दिस इज़ नॉट फॉर, यहाँ पे डिफरेंस आगे प्रीवियस वाला जो क्लॉज पढ़ा है उस वहाँ पे शिपमेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, मैच्योरिटी डेट में क्या होगा, जैसे एग्जांपल देना, टेनर या ड्यू डेट मान लीजिए एलसी में कहीं लिखा है कि 10 डेज फ्रॉम और आफ्टर द इनवॉइस डेट, मान लीजिए इनवॉइस डेट लिखा है 12 में, तो मैच्योरिटी डेट क्या होगा, हम 10th को एक्सक्लूड कर देंगे, नेक्स्ट डे से 10 डेज कैलकुलेट करेंगे। 10th को एक्सक्लूड करने के बाद 11, 12, 12th को एक्सक्लूड कर देंगे, यहाँ पे 12 लिखा है तो 12 को एक्सक्लूड करके नेक्स्ट डे से 13, 14, 15 ऐसे करके जो 10th डे तक हम 10th डे को मैच्योरिटी डेट आएगा, दैट विल कम 22nd में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द टर्म्स फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ ऑफ ए मंथ shall be constituted respectively as the 1st to the 15th and 16 to the last day of the month, all date inclusive। तो अगर एलसी में कहीं लिखा है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि शिपमेंट टू हैपन विद इन फर्स्ट हाफ ऑफ मई, तो इसका मतलब है 1st to 15th में, और सेकेंड हाफ मतलब जैसे और एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एलसी में लिखा है कि शिपमेंट टू हैपन विद इन सेकेंड हाफ ऑफ फेब्रुआरी। हाँ, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन आएगा क्योंकि फेब्रुआरी में कभी भी 28 दिन होता है, कभी भी 29 दिन होता है, तो आपको लगेगा आप सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ अगर 1st to 15th हुआ तो सेकेंड हाफ और 15 दिन, ऐसा नहीं है। सेकेंड हाफ जो बाकी दिन बच रहा है उस महीने पे, अगर कोई लीप ईयर वाला ईयर है फरवरी में तो वहाँ पे वो 29 डे का है, तो बाकी 16 डे से चालू होकर 29 तक है। अगर नॉन लीप ईयर वाला ईयर है तो 28 डे तक ऐसा है, तो लास्ट डे ऑफ द मंथ तक। ठीक है, ये यहाँ पे जो वर्ड लिखा है टिल लास्ट डे, नॉट के सेकेंड हाफ मतलब अनदर 15 डेज, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो और ये चीज़ है कि ऑल डे इंक्लूसिव, मतलब अगर 16 अगर लिखा है कि शिपमेंट टू हैपन ऑन द सेकेंड हाफ, तो मतलब 16 को भी कर सकता है, 16 से, ऐसा नहीं है कि 16 के बाद, 16 को भी, 16 से लास्ट डे तक। तो लास्ट डे अगर 30 आ रहा है तो 30 को भी शिपमेंट हो सकता है, सो दैट विल बी ऑल्सो अ क्लीन प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट, द टर्म्स beginning, middle and end of a month shall be constituted respectively as the 1st to the 10th, then 11th to 20th and then 21st to the last day of the month। अगेन यहाँ पे लास्ट डे आ रहा है। जैसे ये क्लॉज है, ये क्लॉज भी सिमिलर ही है। यहाँ पे फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ होगा तो 15 दिन, फिर नेक्स्ट हाफ होगा टिल लास्ट डे, और अगर बिगिनिंग, मिडिल, एंड, यहाँ पे 3 होगा ये क्लॉज पे। बिगिनिंग है 1st to 10th, मिडिल है 11th to 20th, एंड है 21st to एंड ऑफ द मंथ। सिमिलर वे जैसे मैं प्रीवियस क्लॉज में बताया, एंड ऑफ द मंथ जितना दिन तक आता है उस महीने पे उतना दिन तक कैलकुलेट होगा, एंड ऑल डेट इंक्लूसिव। तो यहाँ पे ये क्लॉज ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर पसंद आया मेरा वीडियो तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
ताकि फ्यूचर में आपको ऐसा वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, और मैं सारा आर्टिकल्स पे यूसीपी आईएसबीपी सब पे वीडियो बनाऊंगा। और आपको आप जितना ज़्यादा हो सके आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरा वीडियो को ऑफ कोर्स लाइक कीजिए। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।